हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के लिए। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लोकपाल को। आप सबने बहुत जगह पे ये टर्म सुनी होगी कि लोकपाल क्या होते हैं, लोकपाल एक्ट क्या था 2013 में जो आया था, और कुछ बेसिक्स आपको सबको पता होगा। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकपाल क्या है, लोकपाल की पावर्स क्या होती हैं, लोकायुक्त क्या होते हैं। लोकायुक्त को मैंने इस टॉपिक के अंदर नहीं रखा है क्योंकि वो एक अलग स्टेट का डोमेन आ जाता है। लोकपाल जो है वो आपकी एक ओवरऑल डोमिनेंट अथॉरिटी है, वो आपकी एक सुप्रीम अथॉरिटी है लोकायुक्त के अंडर, लोकायुक्त के ऊपर। तो आज हम इन्हीं को जानेंगे, इनकी पार्ट्स को देखेंगे और बाकी सब फीचर्स को देखेंगे कि कैसे ये अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर्स कौन से होते हैं, क्या कोई सिलेक्शन कमेटी होती है या नहीं होती। और लोकपाल के ऊपर आपके यूजीसी नेट के अंदर पेपर 1 में तो कोई सवाल आया नहीं है क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड नहीं है टॉपिक। पेपर 1 में आपके बाकी एक्ट्स आते हैं, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो एनडीआरएफ एक्ट है आपका, उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। बट ये आपका सोनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टॉपिक है। तो आज हम इसी को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे क्या कंपोजिशन होती है लोकपाल की, कैसे वो अपॉइंट होते हैं, कितने टर्म के लिए रहते हैं, और क्या एक जो लोकपाल का इंस्टीट्यूशन है वो आज के टाइम पे इतना रेलेवेंट है या नहीं है, क्या वो सच में एक एफिशिएंट बॉडी है या फिर बस नाम की बॉडी है। तो आज हम इन्हीं सब बातों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाई देयर इज अ नीड फॉर लोकपाल। लोकपाल एक्चुअली में है क्या और उनकी हमें नीड क्यों है। आप सब जानते हैं कि लोकपाल का काम होता है वो पब्लिक सर्वेंट्स और पब्लिक अथॉरिटीज जो है, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर एक जुडिक्शन बॉडी है, जुडिशरी बॉडी है कि वो इनकी एक्ट्स के ऊपर नज़र रखेगी और इनको पनिश करेगी या फिर सपोर्ट करेगी अगर ये कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं तो देखिए, लोकपाल एंड लोकायुक्ता आर एसेंशियल टू कॉम्बैट करप्शन in India by ensuring transparency, accountability and independent investigation। अब वर्ड पे इसको जानने के लिखा है इंडिपेंडेंट के, देखेंगे क्या ये रियल में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है करप्शन स्कैंडल्स हैव वीकेंड पब्लिक ट्रस्ट एंड एग्जिस्टिंग एजेंसीज ऑफन फेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हम सबको पता है कि इंडिया में क्या करप्शंस होते हैं, कैसे करप्शंस होते हैं और कौन इसमें मिला हुआ होता है, कौन नहीं मिला हुआ होता है। इसके और हम इतनी बात नहीं करेंगे। बट लोकपाल जो है बॉडी स्पेशली इसीलिए बनाई गई है ताकि ये जो करप्शंस होते हैं, ये जो अकाउंटेबिलिटी हमें इस्टेब्लिश करनी होती है पब्लिक ऑफिशियल्स की, प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी होती है, उससे रिलेटेड ये बॉडी है। दीज ऑटोनॉमस वॉचडॉग्स प्रोवाइड अ डायरेक्ट मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू रिपोर्ट करप्शन एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। Their presence strengthens democracy and aligns India with the global anti-corruption standards, but their effectiveness depends on the operational independence and public awareness। कि लोकपाल को आप पावर्स तो दे दोगे, बट उनकी जो एफिशिएंसी है वो एक्चुअली में कौन डिटरमाइन करता है, ये कि वो कितने ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट है और कितनी पब्लिक अवेयरनेस लोगों में है। क्योंकि अगर वो ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो आपके लोकपाल होते हैं इनके पास खुद की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं होती है। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या काम करेगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम यही होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंटली अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। बट लोकपाल को आपने अथॉरिटी सारी दे दी है कि आपको इन करप्शंस के ऊपर नजर रखनी है, आपको स्कैम्स को एक्सपोज करना है, बट जब तक उनकी खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है तब तक वो कैसे इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। ये किसका सहारा लेते हैं, ये किसकी हेल्प लेते हैं, ईडी की और सीबीआई की। अब हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो ईडी और सीबीआई है उनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये कहाँ से इंडिपेंडेंट हुआ, यही सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लीगल बैकग्राउंड, क्या लीगल अथॉरिटी है लोकपाल के पीछे, किस लीगल बैकड्रॉप से ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है। तो जो आपका लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट आया था 2013 का, इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल, बट इट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये याद रखना है कि अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इज लोकपाल मेंशन्ड डायरेक्टली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर इज नॉट। बट क्या लोकपाल जैसे कुछ सिमिलर बॉडीज मेंशन हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे, देखिए आपके रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं कुछ ऐसे, आर्टिकल 253
क्या कहता है ये? इट empowers parliament to make laws for implementing international agreements. The Lokpal Act was enacted based on the India's commitment under United Nations Convention Against Corruption. ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है कि ग्लोबली आप करप्शन से कैसे डील करेंगे, उस करप्शन के मैंडेट के अंडर में आपका लोकपाल एक्ट आया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंट्री 39 ऑफ लिस्ट 1। लिस्ट 1 कौन सी होती है आपकी? यूनियन लिस्ट। क्या कहती है ये? ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू एस्टेब्लिश एंटी करप्शन बॉडीज लाइक लोकपाल। एंटी करप्शन बॉडीज और कौन सी आपकी? सीबीआई है, ईडी है, ये सारी भी इस मैंडेट के अंदर एस्टेब्लिश हुई हैं। फिर आर्टिकल 50 कौन सा डीपीएसपी है आप मुझे बताइएगा। देखिए, एडवोकेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होगा आपका? कि आपकी जुडिशरी, आपके एग्जीक्यूटिव एंड आपकी लेजिस्लेचर तीनों सेपरेट हो। अब ये लेजिस्लेचर जो है और ये जो एग्जीक्यूटिव है, लोकपाल आपका क्या है? अब हम आगे जाके जब देखेंगे कि अपॉइंट कैसे होते हैं तो आपको पता चलेगा ये पूरा गोल है, एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं इनके अंदर। देखिए, अपॉइंटमेंट कमेटी, लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए कमेटी होती है और उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, हमें वो पता होना चाहिए कि वो कौन से मेंबर्स हैं। तो देखिए, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द लोकपाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। द सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, ये होंगे आपके चेयरपर्सन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। आप मुझे ये बताइएगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ये कब डिक्लेयर हो सकते हैं कि एक पार्टी को मिनिमम कितनी सीट्स के ऊपर विन करना होता है, तब जाके एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। द नेक्स्ट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सीजीआई, एंड द नेक्स्ट इज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। This committee recommends names and the final appointment is made by President of India. A search committee assists in shortlisting candidates before the selection of committee makes its decision. Search committee क्या होगी? Search committee कुछ नहीं है। Search committee क्या वर्क करेगी? इसको search committee को आपके president अपॉइंट करेंगे on the recommendation of council of ministers। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हम एक search committee बना रहे हैं। ये क्या करेगी? ये कुछ कैंडिडेट्स के नेम्स शॉर्टलिस्ट करेगी। सपोज करिए 3 कैंडिडेट्स के नेम शॉर्टलिस्ट करें इन्होंने। अब ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है आपकी, ये अपॉइंटमेंट कमेटी इन 3 नेम्स में से किसी एक नेम को पास करती है और वो आपके लोकपाल बन जाते हैं। आया समझ में यहाँ तक? अब देखिए, हम कह रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो एक इंडिपेंडेंस के थ्रू वर्क करेगी। बट कहीं पे आपको ये देख के लग रहा है कि ये सच में इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, स्पीकर ऑफ लोकसभा कम्स फ्रॉम रूलिंग पार्टी लेजिस्लेचर, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेचर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी के पार्ट में चलिए, एन एमिनेंट जुडिस्ट, दिखने में आपको जुडिशरी का पार्ट लगेंगे बट नॉमिनेट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन हुज एडवाइस? प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी लेजिस्लेचर। अब आने की बात यह है कि इन्हीं सब लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, इन्हीं सब लोगों को करप्शन से रोकने के लिए और या फिर इन सब के करप्शन एक्सपोज करने के लिए जो लेजिस्लेचर्स हैं आपके या फिर जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उन्हीं के लिए बॉडी बनाई गई। और उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? लेजिस्लेचर ही अपॉइंट कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट जज ने भी मना कर दिया कि चलिए ये जो इंसान है जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं वो आपके फेवर में रूलिंग देगा, तो मैं इसको अपोज कर रहा हूं, बट फिर भी क्या होगा? 4 की मेजोरिटी तो फिर भी इन्हीं के पास है ना, पास हो जाएगा वो। और आपको क्या लग रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो हैं वो अपोज करेंगे इसको? बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, आप देखेंगे पार्लियामेंटेरियंस की खुद की सैलरीज के बिल होते हैं या फिर उनके कुछ अलाउंसेस के बिल होते हैं, वो लोकसभा में या राज्यसभा में ऐसे पास होते हैं जैसे आपको कानों खबर नहीं लगती है कि कब उनकी सैलरी बढ़ी, कब उनके ऊपर एक्ट्स आए। जो एक्ट ऐसा होता है कि जिससे पॉलिटिशियन का फायदा होगा, उसको कोई लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपोज नहीं करेगा। ये फैक्ट है। तो अब आपने देखा कि ये बॉडी बनी थी करप्शन को रोकने के लिए, जो शायद ये लोग कर सकें, करते नहीं हैं, ना करते होंगे हमें पता नहीं है, बट अगर करते हैं तो उनको एक्सपोज कर सके। बट
अपॉइंट कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। तो ये किसको करेंगे? ऐसे इंसान को अपॉइंट करेंगे जो इनके स्कैम्स को खोल दे, अगर ये करते हैं तो नहीं ना। अब नेक्स्ट कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपके चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम ऑफ 8 नंबर्स। जरूर नहीं है कि 8 होंगे चेयरपर्सन के अलावा, तो आपको बस ये याद रखना है कि चेयरपर्सन होंगे और 8 मेंबर्स होंगे। अब चेयरपर्सन कौन हो सकता है? देखिए, शुड बी अ फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया, अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अ एमिनेंट पर्सन विद एक्सपर्टीज इन एंटी करप्शन लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस। ये वर्ड देखिए, हम जो अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, आपका स्कोप इसका यहां तक जाता है कि आप डायरेक्टली लोकपाल भी बन सकते हैं। It doesn't matter you are preparing for assistant professor. What matters is what's your subject is, public administration. मैंने जब आपका सेशन लिया था सबसे फर्स्ट वाला, तो स्कोप की बात करी थी, तो मैंने कहा था कि आगे जाके बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सी बॉडीज़ हैं जिसके अंदर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के थ्रू अपॉइंट हो सकते हैं, भले ही आपकी वो पोस्ट ना हो, आपके पास वो रिकमेंडेड क्वालिफिकेशंस ना हो। ये एक उनमें से एक है। नेक्स्ट देखिए, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। सेकेंड, मेंबर्स ऑफ लोकपाल। मेंबर्स ऑफ लोकपाल कौन होंगे? 8 मेंबर्स होते हैं, अप टू 8। उनमें से भी 50% मस्ट बी जुडिशियल मेंबर्स। मतलब अगर 6 अपॉइंट हो रहे हैं, सपोज करिए 8 टोटल अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, इसमें से 3 तो आपके जुडिशरी के मेंबर्स होने चाहिए। द नेक्स्ट, रिमेनिंग 50% बी नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 25 years of experience in fields such as anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, law, management, etc. तो इनका भी देखिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। 25 ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली ये 55 एज के अबव ही होंगे। द नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन क्राइटेरिया भी इसके अंदर, ये आपको याद रखना अच्छे से। एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, मतलब टोटल कितने हैं? 9 हैं। 9 में से आउट ऑफ 50 एटलीस्ट, तो 5 ही हो गए एक तरह से। मस्ट बिलोंग टू SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज और वुमेन टू इंश्योर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी इन द इंस्टीट्यूशन। ये आपका एक अच्छा पॉइंट है कि जो आपकी सिस्टम की इंक्लूसिविटी बना के रखता है, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। जहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आपके SC, ST कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट देन कम्स टेन्योर एंड रिमूवल। जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं, दे सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अंटिल दे रीच द एज ऑफ 70 years। इसीलिए 70 years, क्योंकि उनका मिनिमम आप जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो 25 years का मांग रहे हैं। आप अगर 25 years का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई इंसान, सपोज करिए 25-30 में जॉब लगता है, 30 में अगर वो जॉब लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो 55-60 का तो हो चुका होगा जब तक उसको एक्सपीरियंस होगा। और हम क्या देखते हैं, मोस्टली इंडिया में जो एज होती है वो 62 और 65 years ऑफ एज होती है, जहाँ पे मोस्टली ऑफिसर्स आपके रिटायर हो जाते हैं। तो ये मैंने इसीलिए बताया है ताकि आप याद रखें कि इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, इनको इतना लंबा काम कर सकें, 5 years के लिए सर्व कर सकें, इसीलिए इनका जो रिटायरमेंट एज है वो 70 years का है। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, अगर आपको बाहर से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही हो, एक्चुअली एम्बुलेंस फंसी हुई है और एज यू नो इंडिया में ट्रैफिक कैसे लगता है, तो उसको जगह नहीं मिल रही है। एंड वन मोर आयरन इज दिस, दे हैव बीन रिमूव्ड, दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी फॉलोइंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उनको अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? इंक्वायरी करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ग्राउंड्स कौन से होंगे? ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये आप मुझे बताइए ये किसके ग्राउंड है? आपने ये सिमिलर ग्राउंड्स कहीं पे सुने होंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, प्राइम मिनिस्टर। इन तीनों में से बताइए कि ये किसका सेम एग्जैक्ट कॉपी है जिसके बेसिस के ऊपर इन तीनों में से कोई एक इंसान डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है अपने ऑफिस से, या फिर इम्पीच किया जा सकता है। तो आप मुझे ये लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शंस टू द जुडिक्शन ऑफ लोकपाल। अब ऑब्वियसली आप
इतने बड़े ऑफिशियल्स के इंक्वायरी के लिए कमेटी बना रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो इतनी आसानी से थोड़ी कि उनको सारी ही पावर थोड़ी दी जाएगी? एब्सोल्यूट पावर्स उनके पास नहीं होंगी ना। अगर एब्सोल्यूट हो गई तो बहुत सारी पोल खुल जाएंगी। अब वो हमें पता है कि क्या हो सकती है, बट देखिए प्राइम मिनिस्टर विद रेस्ट्रिक्शंस, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, लोकपाल हैव द पावर टू इश्यू इंक्वायरी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, और आपसे यस और नो पूछा गया था कि इनके पास पावर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को समन कर सके, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट कर सके। तो आपको बताना था कि यस और नो में से क्या है। द आंसर इज यस, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अब हम वो देखते हैं रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कम्स अंडर लोकपाल जुडिक्शन बट केसेस रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एग्जेम्प्टेड। ये सारे जो केसेस हैं वो एग्जेम्प्ट किए जाते हैं, लोकपाल इनके ऊपर जुडिशन नहीं कर सकता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई अफेयर है मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री के साथ में, जिसके अंदर हो सकता है कि कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हों बाय एनीवन, बट उसके ऊपर क्या होगा, लोकपाल का जुडिशन नहीं है, वो एक्ट नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज जुडिशरी। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल। इनके ऊपर जुडिशन नहीं होता है, सिंस दे आर गवर्न बाय द इन हाउस मैकेनिज्म ऑफ जुडिशरी एंड द जजेस इंक्वायरी एक्ट। इनको गवर्न कौन करता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए कौन सी एक ऐसी कमेटी है जो जुडिशन करती है इन द मैटर्स ऑफ करप्शन, इन द मैटर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एसेट्रा। तो आपको पता होना चाहिए ये अथॉरिटी है कौन सी, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर आती है, उनका इन हाउस मैकेनिज्म है। द नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी कुछ केसेस हैं जिनके ऊपर आपके जो लोकपाल है वो एक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या क्या है, लिमिटेड स्कोप, लोकपाल कैन इन्वेस्टिगेट एमपीज ओनली इन मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू मिस यूज ऑफ ऑफिस एंड करप्शन, parliamentary proceedings, votes and speeches of MPs inside the house are jurisdiction under article 105। ये ऑब्वियस है, MPs के ऊपर देखा जाए तो सारी तरह से एक्ट हो सकते हैं। अब वो जो लोकसभा में वोट कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, उसके ऊपर ना करना जायज़ है क्योंकि वो उनकी वहाँ की इंडिपेंडेंस है। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई इंक्वायरी नहीं जा सकती, इसके ऊपर केस नहीं हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स गिवन और स्पीचेस स्पोकन। The next is ministers and public servant in certain cases. Lokpal cannot investigate policy decisions taken by public servants unless there is a clear evidence of corruption or personal gain. And the next is private citizens, except NGOs in some cases. Lokpal does not have jurisdiction over private individuals unless they are involved in corruption cases with public officials. However, NGOs receiving foreign funding about 10 lakh annually are under Lokpal jurisdiction. अगर अबव 10 लाख आपको फंडिंग मिल रही है किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, किसी एनजीओ को, तो लोकपाल के जुडिशन में वो आएंगे। और बाकी क्या आपकी कौन सी एजेंसीज हैं, ये इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे आईबी, रॉ, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटायर फोर्स, एनटीआरओ एक्सेट्रा। इन सारी एजेंसीज के ऊपर भी लोकपाल का जुडिशन नहीं होता है। द नेक्स्ट वी विल सी इज लोकपाल रियली एफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि लोकपाल क्या सच में एफिशिएंट है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने सारा यही देखा कि लोकपाल के ऊपर जितनी उनको पावर्स नहीं दी गई हैं दे दिए गए हैं। वो जहाँ पे कुछ ऐड करने जाएंगे वो किसी ना किसी तरीके से उस मैटर को घुमा देंगे कि ये देखिए ये जो आपका है मैटर वो पड़ता है अंडर द फॉरेन अफेयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन विच यू कैन नॉट एक्ट। ऐसे बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, अभी कितना वेग टॉपिक, कितना वेग एक सब्जेक्ट है, हेडिंग है। नेशनल सिक्योरिटी तो हर एक चीज नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है आपकी। आप अगर मान लीजिए आप कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम चल रहा है जिसमें फूड ग्रेन्स बांटे जा रहे हैं, ये भी तो एक सिक्योरिटी का पार्ट है ना, लाइवलीहुड की सिक्योरिटी चाहिए।
अब इसके ऊपर आप बेसिस बना दोगे कि हम लोगों को फूड नहीं दे रहे हैं, तो आपका माइग्रेशन बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, और माइग्रेशन क्रॉस बॉर्डर का हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है। वो अल्टीमेटली क्या बन गया? इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ऐसे करके कोई भी इशू आपका नेशनल सिक्योरिटी बनाया जा सकता है, ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज कुछ भी बनाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि लोकपाल के ऊपर जितनी पावर्स नहीं है, उससे ज़्यादा तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि वो किन चीज़ों के ऊपर एक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं, देखिए डिलेड अपॉइंटमेंट्स। लोकपाल एक्ट हमने क्या पढ़ा था? 2013 में आ गया था, पास हो चुका है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल कब हुई? 2019 के अंदर। मतलब जो ऑफिस अकाउंटेबिलिटी सेट करने वाला था वो खुद ही अकाउंटेबल नहीं है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन विंग, हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी हेल्प से वो इन्वेस्टिगेट करता है, और इनको डायरेक्टली कौन अपॉइंट करती है? गवर्नमेंट ही तो करती है इनके हेड्स को अपॉइंट, और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिसर्च करेंगे। द सिलेक्शन कमिटी इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा रेजिंग कंसर्न्स अबाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल मेंबर्स। ऑफ कोर्स है ही ये। फिर है एग्जाम्पशंस फ्रॉम जुडिक्शन, बहुत सारे हैं। प्राइम मिनिस्टर फंक्शंस लिमिट्स लोकपाल इफेक्टिवनेस। लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन पावर, लोकपाल प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट डायरेक्टली प्रोसिक्यूट करप्ट ऑफिशियल्स, ये सिर्फ और रेकमेंड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई करप्ट एक्शन किसी ने किया भी है, पब्लिक ऑफिशियल ने, वो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे कि इन्होंने करप्ट एक्ट किया है, आप इनको गिरफ्तार कीजिए। ये खुद नहीं कर सकते उनको गिरफ्तार, ना उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ना उनको समन कर सकते हैं। इट कैन नॉट डायरेक्टली प्रोसिक्यूट एंड नो पावर टू टेक सू मोटो कॉग्निजेंस। अब सू मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? सू मोटो क्या होता है? बाय ओन। ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा हुआ है। जुडिशियल एक्टिविज्म का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? सू मोटो कॉग्निजेंस। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकपाल जो है वो अपने बिहाफ के ऊपर कोई भी एक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक इनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। मतलब जब तक कोई करप्शन की कंप्लेंट नहीं करता है सिटीजन, तब तक ये कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, चाहे इनके आंखों के सामने करप्शन हो रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिट है। प्लस अगर मान लीजिए किसी ने कंप्लेंट कर भी दी, तो इसके बाद के जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, कि आपको अगर कंप्लेंट करी है तो ऑब्वियसली वो आपको प्रूव करनी होगी। अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो इसकी पनिशमेंट जो है ना, कि अगर आप रॉन्ग चार्जेस लगा रहे हो, नॉर्मल लॉ के अंडर आपके जो रॉन्ग चार्जेस की सजा होती है वो बहुत कम है कंपेयरिंग टू द लोकपाल। तो इन्होंने क्या करा, जानबूझ के इस एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रखी कि लोग पहले कंप्लेंट करने से डरेंगे। अब मान लीजिए आपको अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही कंप्लेंट करनी है। पहली बात तो इतनी बड़ी पोस्ट, आपको यही डर रहेगा कि पुलिस हमारा साथ देगी नहीं देगी, या फिर कैसे इंक्वायरी होगी, हम इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर कैसे कोई क्लेम कर सकते हैं। और बाद में आपको सेकेंड डर ये रहेगा कि चलिए ये सब कुछ सही भी हो गया, बट क्या अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया, मैं अपने एक्शंस को प्रूव नहीं कर पाया, मैं अपने एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर पाया, तो फिर वो जो पनिशमेंट मिलने वाली है वो नॉर्मल जुडिशरी से ज़्यादा है। तो कोई इंसान पहले जाने से ही डरता है, उसके बाद चला भी गया तो उसके बाद भी डरेगा कि मैंने अगर कर भी लिया तो मुझे और ज़्यादा मिलेगी। तो ये क्या देख रहे हैं आप? एक विशियस साइकिल है। इंडिपेंडेंट दिखता है बट एक्चुअल में है नहीं, या फिर है हमें नहीं पता। इसके ऊपर मैं इतना डायरेक्टली नहीं बोलूँगा कि है या नहीं है, बिकॉज आजकल इंडिया में किसी बात पे केस होते रहते हैं। तो आई होप आपको ये ठीक लगा हो, समझ में आया हो, आपने लोकपाल के बारे में जाना हो, वो कैसी बॉडी है, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और बाकी कुछ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।